हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम एंड्रयू मार्वेल की फेमस पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड वर्क ज़रूरी है, जिसमें ऑथर की लाइफ के बारे में हम जानेंगे और पोएम के स्ट्रक्चर और थीम के बारे में भी कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे। एंड्रयू मार्वेल 17th सेंचुरी के एक काफ़ी प्रोमिनेंट पोइट हैं। ये मेटाफिज़िकल पोइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये एक सैटिरिस्ट भी थे और अपने लाइफ टाइम में एक पॉलिटिशियन की तरह इनकी पहचान ज़्यादा थी बजाय एक पोइट के। ये हाउस ऑफ कॉमन्स यानी पार्लियामेंट में कई बार बैठे थे। इनकी एजुकेशन हल ग्रामर स्कूल में और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने 1639 में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। इनकी जो नोटेबल्स पोएम है वो है आज की हमारी पोएम, साथ ही अपॉन एप्पल्टन हाउस, मावर पोएम्स और होरेशियन ओड भी। आज की हमारी पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एक लव पोएम की तरह भी पढ़ी जा सकती है, जिसमें कि पोएट अपनी बिलविड की जो फिज़िकल ब्यूटी है और अंदर की जो ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट करते हैं। और साथ ही ऐसी पोएम भी है ये जिसमें पोएट मॉर्टैलिटी यानी जो ह्यूमन डेस्टिनी होती है अंत में मर जाने की, हम सब अंत में डेथ को ही मिल जाते हैं, वो इस पोएम में बताया गया है। ये पोएम एक पर्सुएशन या आर्ग्यूमेंट भी है, जिसमें कि जो पोएट हैं वो अपनी बिलविड को, लेडी लव को परसुएड यानी कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से मना रहे हैं कि वो उनके साथ लव मेकिंग करें यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। और ये एक कार्पे डिएम पोएम भी है कि अपना जो दिन है, अपना जो समय है, उसको पूरी तरह फुलेस्ट यूज़ करो और उसे पूरी तरह जियो। ये मैसेज भी ये पोएम देती है। जब पोएट अपनी बिलविड को मना रहे हैं तो उसी के आर्ग्यूमेंट में वो ये बताते हैं कि किस तरह जो ह्यूमन लाइफ है वो डेथ से राउंडेड है, उसके आसपास हमेशा डेथ टहलती रहती है। हमारा अल्टीमेट ट्रुथ डेथ ही है और टाइम निकले चला जा रहा है। ये पोएम वर्ड्स पैराग्राफ्स में लिखी गई है, यानी कि पैराग्राफ्स से स्टैंजाज अब थोड़े छोटे होते हैं, पैराग्राफ्स थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनमें मीटर है तो वो वर्स पैराग्राफ्स हैं। 3 पैराग्राफ्स हैं इस पोएम में, जहाँ पर जो पोएट बात तो वही कर रहे हैं लेकिन उसकी अलग अलग एस्पेक्ट्स वो बताते हैं। इस पोएम में इयैम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ है, जिसका मतलब हर लाइन में ऐसे 4 कॉम्बिनेशन है अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस सिलेबल्स के। इनकी ये पोएम राइम्ड कपलेट्स में है, जैसे ए बी बी सी सी डी डी, जो आप पोएम पढ़ते समय गौर कर सकते हैं। ये पोएम साल 1681 में पॉस्थ्यूमसली पब्लिश हुई थी, यानी एंड्रयू मार्वेल की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। ये पोएम काफ़ी फेमस है और जो इंग्लिश भाषा को बोलने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी आम बोलचाल की भाषा में इस पोएम की लाइंस, खासकर फर्स्ट लाइन जो है हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, लगभग एक ईडियम की तरह, एक सेइंग की तरह यूज़ होती है। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। Had we but world enough and time, this coyness, lady, were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. तो पोएट अपनी पोएम की शुरुआत करते ही कहते हैं, एक अर्जेंसी है उनकी टोन में, और वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं हैड वी बट वर्ल्ड इनफ इन टाइम, अगर हमारे पास वर्ल्ड यानी स्पेस होता और टाइम इनफ होता, जितनी मात्रा में हम चाहते हैं उतना होता। दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम, जो लेडी उनकी लेडी लव है, उनकी बिलविड है, उनसे कहते हैं कि जो तुम ये शर्मा रही हो, ये कॉयनेस दिखा रही हो, ये कोई जुर्म नहीं होता। अगर हमारे पास इतना टाइम होता तो, यानी तुम्हारे शर्माने को देखने के लिए मेरे पास टाइम होता, वर्ल्ड होता, स्पेस होता तो ठीक बात थी, लेकिन अभी ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, तब ये कोई गुनाह नहीं होता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अ लॉन्ग लव स्टे। और वो पोइट अब इमेजिन करते हैं कि अगर हमारे पास वर्ल्ड इनफ और टाइम होता तो हम क्या करते, हम बैठ जाते और सोचते कि किस दिशा में हम जाएं चलने के लिए, और हमारा जो पूरा दिन, जो लव में जो प्यार भरा दिन होता, वो बीतता रहता।
क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया पड़ी होती और सारा का सारा टाइम पड़ा रहता जितना हमें चाहिए होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अ पोएट बोलते हैं, Thou by the Indian Ganges' side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain। तो पोइट बोल रहे हैं कि तुम जो होती वो भारत की जो गंगा नदी है, गैंजेस का जिक्र है, हम सब जानते हैं, उसे इंग्लिश में गैंजेस बोल दिया जाता है गंगा को। तो उसके साइड पर, उसके किनारे पर बैठकर रूबीज़, रूबी यानी एक पत्थर होता है, बेशकीमती डायमंड होता है, तो उसको फाइंड करती, ढूंढती रहती। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और जब वहाँ पर तुम इतनी दूर इंडिया में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती, इतनी दूर होती मुझसे, तो मैं हम्बर, हम्बर एक इंग्लैंड में ही नदी है, उसके किनारे बैठकर, उसकी लहरों के किनारे, टाइड के किनारे बैठकर कंप्लेन करता इस बारे में तुमसे रूठता और कंप्लेन करता। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन गैंजेस यानी ये जो टाइम है जिसमें एंड्रयू मार्वल लिख रहे थे, उसमें कॉलोनियल जो एक्सपेंशन था जो कि इंग्लैंड कर रहा था दूसरे देशों के ऊपर, वो उसकी एक तरीके से शैडो दिखती है, उसका इन्फ्लुएंस दिखता है। क्योंकि अब इन लोगों को पता चल रहा था, अलग अलग जो लोग जा रहे थे वहाँ से लौट कर वो अपने अकाउंट्स लिख रहे थे कि इंडिया कैसा है, इंडिया में क्या क्या है। तो वो चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज भी दिखाई है इसके थ्रू। एक हाइपरबोलिक और बड़ी ही सुंदर लैंग्वेज का यूज़ है कि तुम इतनी दूर होगी, वहाँ पर बैठ के रूबीज़ ढूंढ रही होगी, और यहाँ बैठकर मैं हम्बर के किनारे ही कंप्लेन करूँगा। और यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट करने वाली बात है कि उन्होंने जो औरत है उसको बाहर भेज दिया है, क्योंकि जो पुराने खासकर पोइट्री होती है, आज तक भी ये दिखाया जाता है कि औरत हमेशा कंप्लेन करती है घर पर बैठकर, जो आदमी होता है वो घूमता है। लेकिन मार्वल ने उस चीज़ को ट्विस्ट कर दिया है, उन्होंने औरत जो है वो बाहर गैंजेस के किनारे बैठी हुई दिखाई है और ख़ुद को औरत की तरह घर में कंप्लेन करते हुए दिखाया है। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़। अब इन लाइन्स में थोड़ा सा समझने वाली बात है। पोएट कहते हैं कि मैं तुमको फ्लड के 10 साल पहले तक प्यार करूँगा। अब फ्लड जो यहाँ पे बात हो रही है, ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है, यानी बाइबल से उठाई हुई एक बात है। बाइबल में फ्लड का जिक्र है, जिसमें कि बताया जाता है कि अंत में गॉड आएंगे और जो वर्ल्ड शुरू में वाटर वाटर ही था उसमें, उसे फिर से उस स्टेट में वापस ले जाएंगे। तो जब चीज़ों का अंत हो रहा होगा तब ईश्वर इस दुनिया को फ्लड से भर देंगे। और ये एक जेनेसिस की जो बुक है बाइबल की, उसका नैरेटिव है। तो फ्लड यानी ख़त्म होना दुनिया का एक तरह से, उससे पहले 10 साल पहले तक, यानी एक तरीके से समझ लीजिए फ्लड पता नहीं कब आएगी, मतलब एंड ऑफ टाइम जब तक नहीं होगा उस तक, लगभग मैं उस तक तुम्हें प्यार करूँगा। अगर हमारे पास, जो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, अगर हमारे पास उतना पर्याप्त समय होता तो ऐसा ऐसा होता, ये पोएट बता रहे हैं। और वो बोलते हैं, एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़। और वो कहते हैं कि और तुम, अगर तुम चाहो तो, इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़, और मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा और तुम उस प्यार को मना करती रहना। कब तक? टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़, यानी कि ज्यूज़ जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते क्रिश्चियनिटी में। ये भी बाइबल का ही एक नैरेटिव है कि जब दुनिया ख़त्म हो रही होगी, एंड थिंग्स का इसे नैरेटिव बोलते हैं, टाइम ख़त्म हो जाएगा, स्पेस ख़त्म हो जाएगा, तब जो ज्यूज़ होंगे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी बड़ी दूर दराज की बात है। तो पोएट एक तरह से हाइपरबोलिक, अतिशयोक्ति वाली लैंग्वेज यूज़ कर बड़े ही ब्यूटीफुली भी बताते हैं कि अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ये सारी चीज़ें करते। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो vaster than empires and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze। तो पोइट बोलते हैं कि मेरा जो वेजिटेबल लव है, अपने लव को एक एडजेक्टिव देते हैं वो, वेजिटेबल लव, जैसे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, हमेशा फैलते रहते हैं, उसी तरह मेरा जो प्यार है वो ग्रो करता रहता, यानी स्लोली स्लोली हमेशा वो ग्रो करता है वेजिटेबल्स की तरह। और वो किससे बड़ा होता? वास्ट होता, एम्पायर्स से, और धीमे, उनसे भी धीमे ग्रो होता।
यहाँ पर देखिए फिर से एक तरह का हमें उस टाइम की चीज़ पता चलती है कि एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर था, ग्रो कर रहा था। तो वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा वो बड़ा ग्रो करता मेरा लव, और मोर स्लो। एम्पायर तो तब भी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, मेरा लव बहुत धीरे ग्रो करता अगर हमारे पास टाइम होता तो। फिर वो बोलते हैं कि 100 ईयर्स में लेता, 100 साल लेता, क्या करने में? प्रेस करने में, प्रशंसा करने में। किस चीज़ की? तुम्हारी आइज़ की, तुम्हारी आंखों की प्रशंसा करने में ही मैं 100 साल ले लेता। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और तुम्हारी जो माथा है उसको घूरते घूरते, उसको निहारते निहारते भी वो 100 साल चले जाते। 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest. An age at least to every part, and the last age should show your heart. वो कहते हैं कि 200 साल लग जाते तुम्हारे दोनों ब्रेस्ट्स को अडोर करने में, यानी वो हर ब्रेस्ट के लिए एक एक 100 साल लेते। फिर 30,000 टू द रेस्ट, यानी जो तुम्हारी पूरा शरीर है उसको मैं प्रेस करने में कितने साल लगा देता? 30,000। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे हर पार्ट को, तुम्हारे शरीर के हर पार्ट को मैं एक पूरी एज, एक पूरा युग दे देता उनको निहारने में, उनको प्रेस करने में। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और फिर जो लास्ट एज होती उसमें मैं तुम्हारे हार्ट को देखता और उसे प्रेस करता, यानी तुम्हारा दिल सबसे अंत वाले टाइम पर दिखता मुझको, और वो इतना ही सुंदर है जितनी तुम खुद हो। यानी वो दिखा रहे हैं कि वो केवल फिजिकली बहुत सुंदर नहीं है उनकी बिलवेड, अंदर से, दिल से भी बहुत ही सुंदर हैं। पोइट कहते हैं, फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। पोइट कहते हैं कि क्योंकि लेडी, मेरी बिलवेड, मेरी जो लेडी लव है, उनसे कहते हैं तुम यही डिज़र्व करती हो, इतना प्यार, इतनी प्रशंसा ही डिज़र्व करती हो, और मैं भी जो हूँ वो इससे कम, इससे लोअर रेट का प्यार, लोअर रेट पर प्यार नहीं कर पाऊँगा। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। अब पोइट बोलते हैं कि ये सब बात तो ठीक है, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ऐसे ऐसे ये चीज़ें करते, लेकिन अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है इस पोएम का, और सब्जेक्ट चेंज होता है और एक चिंता का भाव, एक रियलिस्टिक अप्रोच वापस आती है पोइट के में, और वो कहते हैं, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। लेकिन, लेकिन से शुरू होता है ये पैराग्राफ। मेरे बैक पे, यानी मेरे पीछे मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। क्या सुनता हूँ? टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, जो टाइम का, यानी समय का जो विंग्ड चैरियट है, चैरियट है उसके पास, एक रथ है टाइम के पास, और वो विंग्ड है, यानी बड़े ही जल्दी 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 वो मेरी तरफ आ रहा है, और मुझे सुनाई देता रहता है कि वो मेरे पीछे ही है, हमेशा मेरे पीछे ही है। एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी। वो कहते हैं एंड यॉन्डर, यानी वहाँ पर, यॉन्डर मतलब देखो वहाँ पर हमारे सामने क्या पड़ा हुआ है, क्या आएगा? डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी, जो एटर्नल यानी कभी ना ख़त्म होने वाले लंबे चौड़े वास्ट डेजर्ट, रेगिस्तान आएंगे। टाइम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन सब जो भी उसके अंदर आता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सबको वो ख़त्म करता चला जाता है। तो हमारे लिए एटर्निटी के डेजर्ट्स ही हैं। अब यहाँ पर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं टाइम की प्रेजेंस, हमेशा टाइम की जो टिक टॉक है वो हमेशा चलती रहती है, और हमेशा हम अवेयर रहते हैं कि वक्त बीत रहा है। फिर पोइट बोलते हैं, दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड माई एकोइंग सॉन्ग। अब पोइट बोलते हैं कि अब बिल्कुल रियलिस्टिक वो बात करते हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी होगी, तुम्हारी जो सुंदरता है, वो नहीं मिलेगी, नहीं रहेगी। नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट, और ना ही जो तुम्हारा मार्बल का टूम होगा, जब तुम मर जाओगी तो तुम्हें एक टूम में रख दिया जाएगा जो कि मार्बल का होगा। शैल साउंड माई एकोइंग सॉन्ग, और वहाँ पर जो मेरा ये सुंदर सा गाना है वो सुनाई नहीं देगा, गूंजता गूंजता सा ये मेरा गाना। तो वो कह रहे हैं कि टाइम बीतेगा, तुम्हारी ब्यूटी वैसी नहीं रहेगी, रहेगी ही नहीं, और तुम जब मर जाओगी, अपने टूम में लेटी होगी, तब ये मेरा प्यारा सा सॉन्ग नहीं गूंजेगा। देन worms shall try that long preserved virginity,
एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट। और वो कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा, वर्म्स जो होंगे वो तुम्हारी जो लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी है, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो डेड बॉडी को खाना शुरू करते हैं। तो जो बिलविड हैं जब वो मर जाएंगी तब उनकी वर्जिनिटी जो अभी वो संभाल कर रखना चाह रही हैं, वो कॉय है ना, कॉय मिस्ट्रेस हैं, वो शर्मा रही हैं, वो लव मेकिंग नहीं करना चाह रही, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाह रही पोइट के साथ। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो तुम इतनी वर्जिनिटी संभाल कर रख रही हो इतने टाइम तक, वो वॉर्म्स खा जाएंगे, यानी कोई पॉइंट नहीं बना ना बात का। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट। और बड़ी ही विटी लाइन है, क्लेवर लाइन है कि तुम्हारा जो क्वेंट ऑनर है, यानी कि क्वेंट का मतलब होता है जो कि ओल्ड फैशन्ड हो, थोड़ा सा अनयूजुअल सा हो। तो तुम्हारा जो ये तुम सम्मान बचा कर रख रही हो बड़े ओल्ड फैशन स्टाइल में कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, वो डस्ट में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल धूल बन जाएगा वहाँ पर, जो तुम इतना उस चीज़ के चक्कर में मुझे वेट करवा रही हो। एंड मेरी जो लस्ट है, यानी जो मेरा तुम्हारे प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो एशेस बन जाएगा, यानी वो राख बन जाएगा। यानी हम दोनों के ये जो भाव हैं, तुम प्रिजर्व करना चाहती हो ऑनर और मैं लव मेकिंग करना चाहता हूँ, दोनों ही चीज़ें नहीं रहेंगी टाइम के साथ। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक टू देयर एम्ब्रेस। वो बोलते हैं कि जो ग्रेव है, कब्र है, वो बड़ी ही अच्छी फाइन जगह है, प्राइवेट जगह है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन वो कहते हैं लेकिन मेरा सोचना है कि वहाँ पर किसी को भी एम्ब्रेस नहीं मिलता, यानी लवर का साथ, उसके साथ इंटीमेसी नहीं मिलती। तो कितनी सुंदर लाइंस थी, कितनी क्लेवरली उन्होंने एक सिंपल से आइडिया को यहाँ पर व्यक्त किया है। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। तो अब मैंने अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया कि हम मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो नाउ अब इसलिए जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी जो जवानी का यूथफुल ह्यू है, कलर है, यानी जो हम ग्लो करते हैं ना यूथ में, वो कलर है तुम्हारे पास, यानी जब तक तुम यंग हो, तुम्हारी जो स्किन पर वो बैठा हुआ है वो कलर, किस तरह, जैसे मॉर्निंग ड्यू, सुबह सुबह जैसे ओस पत्तों पे, पेड़ पौधों पर हर जगह बैठी रहती है, वैसे ही वो जवानी का, सुंदरता का जो कलर है वो तुम्हारे पर बैठा है तब तक। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विथ इंस्टेंट फायर्स। बोलते हैं और जब उस टाइम में, जब तक तुम्हारा जो विलिंग सोल है, यानी तुम भी कहीं ना कहीं विलिंग हो, इरोटिक पैशन है तुम्हारे अंदर, सेक्सुअल अट्रैक्शन है मेरे प्रति, वो ट्रांसपायर कर रहा है, यानी सांस ले रहा है। तुम्हारी आत्मा जो मुझे चाहती है वो सांस ले रही है तुम्हारे शरीर के हर पोर्स में से। हमारे शरीर में पोर्स होते हैं ना, विद इंस्टेंट फायर्स, और ऐसा लग रहा है कि फायर की तरह जो तुम्हारा पैशन है वो निकल कर आ रहा है। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस while we may, and now, like amorous birds of prey, rather at once our time devour than languish in his slow chapped power। पोइट बोलते हैं कि तो ऐसा करते हैं उस टाइम, जितना टाइम हमें है, जब तक तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर इरोटिक पैशन है, तब तक हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं। और जैसे कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, एमरस, यानी जो लव करते हैं, लव सिक होते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे कौन से बर्ड्स होते हैं? वल्चर्स, ईगल्स, जो कि शिकार कर कर खाते हैं। उनकी तरह हम किसको खा जाते हैं? टाइम को खा जाते हैं, यानी टाइम का मतलब सही यूज़ कर लेते हैं। देन लैंग्विश इन हिज स्लो चैप्ड पावर, बजाय इसके कि हम उसकी जो स्लोली टाइम बीत कर हमको डिक्लाइन कर देगा, हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं, मर जाएंगे, उसके पावर में ना रहकर स्लोली डिक्लाइन होने से अच्छा है कि हम एक बार खुद ही टाइम को खा जाएं, टाइम को पूरा डिवावर कर लें। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल। पोइट कहते हैं कि क्या करते हैं, हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, और जितनी भी स्वीटनेस है, यानी हमारे अंदर जितनी सुंदरता है, स्वीटनेस है, मिठास है, उसे एक बॉल में तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ पर मतलब है कि जो आप हमारे सेक्सुअल पैशंस हैं, सेक्सुअल स्ट्रेंथ है और सुंदरता एक बॉल में करने का मतलब है कि टू मेक अ बेबी, कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, टू हैव सेक्स एंड मेक अ बेबी। एंड टीयर आर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। और हम अपने जो प्लेजर्स हैं,
उसे बिल्कुल संघर्ष कर कर, रफ स्ट्राइफ मतलब किसी के अगेंस्ट चले जाना, टाइम के अगेंस्ट जाकर हम आयरन गेट्स ऑफ लाइफ से हमारे प्लेजर्स को टीयर यानी उनसे उनके थ्रू निकलवा देते हैं। आप समझ रहे होंगे कि लाइफ के थ्रू जाने का यही तरीका है कि एक बेबी बनाए, क्योंकि इंसान खुद तो ज़िंदा नहीं रहता लेकिन उसकी पीढ़ियाँ चलती रहती हैं। हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोक्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपनी स्ट्रेंथ से जो एक बच्चा बनाएंगे उसके थ्रू हम आयरन गेट्स ऑफ लाइफ के थ्रू भी जा पाएंगे, उससे आगे भी जा पाएंगे। हम तो चले जाएंगे लेकिन जो हमारे लव की जो एक तरह से सिंबल है, हमारा जो बेबी है प्रोक्रिएट करने से जो हुआ है वो रहेगा। Thus, though we cannot make our son stand still, yet we will make him run. और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हम अपने सन को स्टैंड स्टिल नहीं करवा सकते। हमारा जो टाइम बीत रहा है उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको रन करवाएंगे। यानी जितना टाइम हमें मिला है उसको पूरी तरह जिएंगे, पूरी तरह इन्जॉय करेंगे। ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है, बड़ी ही सिंपल भाषा भी है, लेकिन भाषा का यूज़ बड़ा ही ब्यूटीफुली है, बड़े ही सही वर्ड्स का सही जगह यूज़ हुआ है। इस पोएम के थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है इस पोएम का द लिमिटेड नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हम जैसे एग्जिस्ट करते हैं उस हमारा स्पेस और टाइम दोनों ही लिमिटेड है। हम एक बार में एक ही जगह पर हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हम किसी के संग रह सकते हैं। हमें अलग होना पड़ेगा अगर हम एक डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो ये सब नियम होते हैं हमारे एग्जिस्टेंस के। वैसे ही हमारा टाइम लिमिटेड है, क्योंकि मॉर्टैलिटी हमेशा आसपास हमारे घूमती रहती है। हम कभी भी किसी भी वक्त मर सकते हैं अगर सोचा जाए तो। दूसरा थीम है कार्पे डिएम का, यानी कि जो भी आपके पास है उसका पूरा प्रयोग करें। अब यहाँ पर पोइट को हमें थोड़ा लग सकता है कि पोइट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है, लेकिन असल में जो इस पोएम का थीम है वो ये है कि जो भी आपके पास वर्थवाइल है, आपका लव है, आपका काम है, आप उसे बिल्कुल अच्छे से करिए। उसी के थ्रू आप टाइम को हरा पाएंगे। ये टेक अवे हो सकता है इस पोएम का। और ये भी इस पोएम का जो एग्जिस्टेंस है ये भी दिखाता है कि जो लव और पोइट्री होते हैं दोनों ही टाइम से बचकर निकल सकते हैं। क्योंकि आज भी हम ये पोएम पढ़ रहे हैं, हम एंड्रयू मार्वेल से कभी नहीं मिले, उनकी बिलविड को हम ढंग से जानते भी नहीं हैं और ये भी नहीं जानते कि वो इमेजिनरी बिलविड हैं, कि कितने हद तक इसमें सच्चाई है। लेकिन फिर भी ये पोएम कितनी रेलिवेंट है और अभी भी हमको प्लेजर देती है। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स के अंदर उसकी टोन पर बात कर सकते हैं। भले ही पोएट लव मेकिंग के लिए अपनी बिलविड को एक तरह से मना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डेस्परेशन नहीं दिखती, बजाय इसके एक फेयर, एक सही आर्ग्यूमेंट दिखता है कि हाँ बात तो ठीक है। और डेस्परेशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो बिलविड की रिलक्टेंस है, जो हम अज्यूम कर सकते हैं, वो दो लवर्स के बीच में वो इरोटिक फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स तो हैं, लेकिन एक शर्म है, शाइनेस है, तो कॉय मिस्ट्रेस है उनकी, तो उस चीज़ को वो हटाने के लिए बोलते हैं। इस पोएम के थ्रू में ये समझ में आता है कि मार्वल काफ़ी नॉलेजेबल है, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स का एक बड़ा ट्रेट है, क्योंकि वो गैंजेस की बात करते हैं, फिर बाइबल से कुछ चीज़ें उठाते हैं, तो उनकी नॉलेज के बारे में हमको पता चलता है। और ये एक लव पोइट्री का भी फाइन पीस है। आपको ये पोएम कैसे लगी, आप कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पोएम प्रोस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ रेगुलरली लिटरेचर से जुड़े हुए अपडेट्स पोस्ट होते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।